नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर 2021 का जो 10 मार्च 2022 में री एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। यदि आप लोग इसके पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, इसके पांचों यूनिट अर्थात फुल टेस्ट हम लोग हल करेंगे। इसमें टॉप 100 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। ठाकुर पब्लिकेशन बुक, मॉडल पेपर, यूपी टेट, सी टेट, बीटीसी, नेट तथा बीएड के प्रीवियस ईयर को आधार बनाकर प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? आ अंतराल, बा क्रमिक, सा नामित, दा अनुपातिक। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा बा क्रमिक। रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? बा क्रमिक। अगला प्रश्न है, संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? आ वेबर, बा फेकनर, सा हर्वर्ट, दा मूलर। साथियों, उसका सही जवाब है सा हर्वर्ट। अगला प्रश्न है, अनुपातिक मापने की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है? आ बहुलांक, बा माध्यांक, सा औसतांक, दा ज्यामितीय औसतांक। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा दा ज्यामितीय औसतांक। अगला प्रश्न है, अंतराल मापनी के उदाहरण हैं? आ वर्ष, बा महीने, सा सप्ताह, दा उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अंतराल मापनी के वर्ष, महीने, सप्ताह सभी एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं? आ 2 स्तरों में, बा 3 स्तरों में, सा 4 स्तरों में, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा सा 4 स्तरों में। अगला प्रश्न है, सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है? आ शाब्दिक स्तर में, बा अनुपातिक स्तर में, सा क्रमित स्तर में, दा अंतराल स्तर में। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा बा अनुपात स्तर में। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर है? आ क्रमित मापनी, बा शाब्दिक मापनी, सा अंतराल मापनी, दा अनुपात मापनी। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा बा शाब्दिक मापनी। मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर है तो शाब्दिक मापनी। अगला प्रश्न है, समान इकाई मापनी है? आ नामित मापनी, बा अंतराल मापनी, सा क्रमित मापनी, दा अनुपात मापनी। इसका सही जवाब हो जाएगा बा अंतराल मापनी। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, री एग्जाम 9 मार्च से शुरू हो गया है, 14 मार्च तक होगा। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन 10 मार्च को है। आप लोग बुक और मॉडल पेपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्टडी कीजिए। सिर्फ ध्यान रखिए, सिर्फ मॉडल पेपर से अच्छे अंक नहीं आएंगे। आप बुक को अच्छे से स्टडी कीजिए और मेरे साथ टेस्ट दीजिए। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। मेरे कमरे की लंबाई 6 मीटर है, जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 12 मीटर से आधी है। उपयुक्त कथन किस स्तर का है? आ क्रमिक, बा नामित, सा अनुपातिक, दा अंतराल। बहुत ही सिंपल है तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा अनुपातिक। ध्यान रखना, मेरे कमरे की लंबाई 6 मीटर है और तुम्हारे कमरे की लंबाई से 12 मीटर से आधी है, तो साफ है कि अनुपात में बता रहा है। 6 अनुपात अगर 12 करते हो तो 1 अनुपात 2 के अनुपात में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अनुपातिक। बहुत आसान है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, 6 और 12 में है। अगला प्रश्न है, बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है? ध्यान रखना, संभव नहीं है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, संभव नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना।
आ शाब्दिक, बा क्रमिक, सा अंतराल, दा अनुपात। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दा अनुपात। बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर में संभव नहीं है? तो अनुपात में। शाब्दिक, क्रमिक, अंतराल तीनों में संभव है, लेकिन अनुपात में संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, तापमान का मापन उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रमिक, नामित, अनुपात, अंतराल। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा अनुपात। अनुपात तापमान का मापन उदाहरण है। अगला प्रश्न है, घड़ी का समय उदाहरण है, आ क्रमिक मापनी, बा नामित मापनी, सा अंतराल मापनी, दा अनुपात मापनी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा अंतराल मापनी घड़ी का उदाहरण है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम देने से पहले री एग्जाम जो 2020-21 का पेपर था उसे जरूर देख के जाएं, और जो वार्षिकी पेपर हुआ था उसे भी देख के जाएं। पेपर कुछ प्रश्न रिपीट करता है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर देख के जाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पेपर सॉल्व करके अपलोड किया गया है, आप लोग वहां से जरूर देखें। प्रीवियस ईयर के पेपर को देख कर ही जाएं, उसे छोड़े नहीं। कुछ न कुछ प्रश्न वहां से आपको जरूर देखने को मिलेगा री एग्जाम में। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर उदाहरण है। ध्यान रखना, यहाँ थर्मा रहेगा, तो थर्मामीटर उदाहरण है, आ नामित मापनी का, बा क्रमिक मापनी का, सा अंतराल मापनी का, दा अनुपात मापनी का। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा सा अंतराल मापनी का। थर्मामीटर उदाहरण है अंतराल मापनी का। अगला प्रश्न है, माध्य विचलन ज्ञात करने हेतु श्रेणी माध्य है, आ समांतर माध्य, बा बहुलक, सा माध्यिका, दा गुणोत्तर माध्य। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा माध्यिका। माध्य विचलन ज्ञात करने हेतु श्रेणी माध्य है सा माध्यिका। अगला प्रश्न है, ई.बी. वेस्ले के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, आ सतत, बा महत्वपूर्ण, सा व्यापक, दा प्राचीन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा व्यापक। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन आ उद्देश्य केंद्रित होता है, बा और उद्देश्यों में घनिष्ठ संबंध है, सा एक व्यवस्थित पद्धति है, दा उपयुक्त सभी सत्य है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी सत्य है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, उद्देश्यों में घनिष्ठ संबंध होता है, एक व्यवस्थित पद्धति है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? 2, 3, 4, 5। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा 3। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कथन है, आ कोठारी आयोग, बा यूजीसी, सा एनसीईआरटी, दा मुदालियर आयोग। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा सा 18 का सा एनसीईआरटी। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या कथन है। कुछ प्रश्न कथन से आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है? ध्यान रखना, आवश्यक अंग नहीं है। आ शैक्षिक उद्देश्य, बा छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, सा सीखने के अनुभव, दा व्यवहारिक परिवर्तन। इसका सही जवाब हो जाएगा बा 19 का सही जवाब हो जाएगा बा। छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर यह मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य, सीखने का अनुभव, व्यवहारिक परिवर्तन, ये तीनों हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ध्यान रखना, प्रकार नहीं है। आ मानक, बा निर्माणात्मक, सा योगात्मक, दा सीसीई। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा आ मानक। मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो मानक नहीं है। निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसीई तीनों मूल्यांकन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? त्रिकोण का भाग नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य, बा मूल्यांकन, सा शिक्षण अनुभव, दा अधिगम अनुभव। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा सा शिक्षण अनुभव। अगला प्रश्न है,
मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिमाणों की पुष्टि संबंधित है। आ व्यवहार परिवर्तन से, बा शैक्षिक उद्देश्य से, सा अनुभव से, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का आ, व्यवहारिक परिवर्तन से। मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिमाणात्मक पुष्टि संबंधित है तो व्यवहार परिवर्तन से। अगला प्रश्न है, दक्षता आधारित मूल्यांकन है सतत मूल्यांकन, बा व्यापक मूल्यांकन, सा आ और बा दोनों, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का सा, आ और बा दोनों। दक्षता आधारित मूल्यांकन है सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन दोनों। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है। आ सार्थक ज्ञान के लिए, बा निरर्थक ज्ञान के लिए, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का आ, सार्थक ज्ञान के लिए। अगला प्रश्न है, निर्धारण मापनी किस चर या श्रेणी उसकी गहनता अथवा बारंबारता को निश्चित करती है। यह कथन है, निर्धारण मापनी किसी चर या श्रेणी उसकी गहनता अथवा बारंबारता को निश्चित करती है। यह कथन है ए जे एल मोरनी का, बा वान डैलेन का, सा वैशलर का, दा विली एंड एंडू का। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का बा, वान डेली का। निर्धारण मापनी किसी चर या श्रेणी उसकी गहनता अथवा बारंबारता को निश्चित करती है तो यह कथन किसका है, वान डैलेन का। अगला प्रश्न है, वैधता एवं विश्वसनीयता किस प्रकार की कसौटियां हैं। आ व्यवहारिक, बा तकनीकी, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा, तकनीकी। ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। वैधता एवं विश्वसनीयता किस प्रकार की कसौटी है, तकनीकी, व्यवहारिक नहीं है। अगला प्रश्न है, एक मानकीकृत परीक्षण वह है जिसमें विषय वस्तु का चयन अनुभव के आधार पर किया गया हो, जिसके प्रशासन एवं फालांकन की समरूपता विधियों को विकसित किया गया हो तथा फालांकन को वस्तुनिष्ठ विधि से किया गया हो। कथन किसका है, आ सी बी गुड का, बा कैटल का, सा वान डैलेन का, दा वैशलर का। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का आ, सी बी गुड महोदय का। अगला प्रश्न है, उत्तम परीक्षण में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है और ये विशेषताएं प्रत्येक परीक्षण के निर्माण का आधारभूत सिद्धांत बन जाती हैं। कथन किसका है, आ कैटल, बा रूसो, सा वैशलर, दा डगलस व हालैंड महोदय। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दा डगलस व हालैंड। 28 का सही जवाब है दा। अगला प्रश्न है, परीक्षण का महत्व किस क्षेत्र में है। आ शोध, बा व्यावसायिक क्षेत्र में, सा शैक्षिक क्षेत्र में, दा उपयुक्त सभी। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। परीक्षण का महत्व शोध में, व्यावसायिक में और शैक्षिक क्षेत्र तीनों में है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या बीएड 2016-18 में आ चुका है, री एग्जाम 2021 में भी आ चुका है, तो कई बहुत बड़ी बात नहीं है कि री एग्जाम 2022 में भी पूछ सके। क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं। आ बालकों के लिए, बा निरीक्षणों के लिए, सा गूंगे बहरों के लिए, दा उपयुक्त सभी के लिए। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी के लिए। क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं बालकों के लिए, निरीक्षणों के लिए, गूंगे बहरों के लिए, अर्थात सभी के लिए। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण का संबंध है। आ ज्ञान विस्तार से, बा उपलब्धि से, सा ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से, दा उपयुक्त सभी से। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का सा, ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की पहचान का आधार है। आ बाजार में उपलब्धता, बा उसके प्रयोग और व्यवहार की आसानी, सा प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक, दा जैसा प्रदत्त व प्रदान कर सकता है। तो साथियों इसका सही जवाब है 32 का सा। 32 का सा, प्रामाणिकता के साथ वैध युक्त
सूचकांक एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की पहचान का आधार क्या है? तो प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक। अगला प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत परीक्षण वह है जो आ वैध है, बा वस्तुनिष्ठ है, सा विश्वसनीय है, दा उपयुक्त सभी। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेपर बार बार पूछते रहते हैं, तो साफ शब्दों में डेट शीट आ गई है। पेपर ओमार वेश होगा, 100 प्रश्न रहेगा, 50 प्रश्न आपको हल करना रहेगा। एक प्रश्न आप खुद निकाल लीजिए, 80 में 50 से भाग दीजिए तो 1.6 आएगा। एक प्रश्न 1.6 अंक का रहेगा, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप 80 अंक भी ला सकते हैं। मेरे परिचित में जानकार वाले कई लोग ऐसे हैं जो 78 अंक प्राप्त कर चुके हैं। तो उसका एक ही बेस है, आप बुक को अच्छे से पढ़िए, मॉडल पेपर पढ़िए, जो प्रीवियस ईयर के पेपर उसे देख के जाइए, सीटेट यूपी टेट के कुछ पेपर देख के जाइए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो 33 का सही जवाब था द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, मैं पहले ही बोल चुका हूं, इसमें मैं हर तरह के पेपर यूपी टेट, सी टेट, बीटीसी, नेट और बीएड के प्रीवियस ईयर को रखा गया है। तो अगर मेरे आप टेस्ट को देते हैं तो आप लोगों को कहीं उम्मीद है कि कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप लोग बुक पढ़िए, बस बुक अच्छे से स्टडी कीजिए, टेस्ट दीजिए, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छे अंक आपके प्राप्त होंगे। 100 में 50 अंक ही करना है आपको, जो भी आएगा अच्छे से पहले आप वही कीजिए। आइए प्रश्नों को देखते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कथन किसका है? आ क्रोनबैक, बा बेस्ट, सा पिल्लई, दा इविल। साथ ही उसका सही जवाब हो जाएगा 34 का आ क्रोनबैक। आप लोग ध्यान रखना, कथन बहुत ज़्यादा आप रट नहीं सकते हो, जो मेन है कुछ देख लीजिएगा, बाकी हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो कुछ मेन जो आए हुए हैं उन्हीं को देख के जाइए। अगर उसमें से मिल जाता है ठीक है, बाकी इतनी ज़्यादा कथन है, आप लोग परेशान मत होना। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि और प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए आप लोग। परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार हैं आ 2, बा 3, सा 4, दा 5। साथ ही उसका सही जवाब हो जाएगा 35 का आ 2। परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार कितने हैं? 35 का सही जवाब आ 2। अगला प्रश्न है, रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए, हरियाणा टेट में आ चुका है, मुक्त उत्तरी प्रश्न, बा तथ्य प्रश्न, सा सीमित उत्तर वाले प्रश्न, दा प्रत्यक्ष प्रश्न। साथ ही उसका सही जवाब हो जाएगा 36 का आ मुक्त उत्तरी प्रश्न रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं आ विकल्पी, बा सत्य असत्य, शुद्ध अशुद्ध, सा रिक्त स्थानों की पूर्ति, दा उपयुक्त सभी। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदीकरण सर्वाधिक होगा? आ जब प्रश्न कठिनाई मूल्य 50 हो, जब कठिनाई मूल्य 70 हो, जब कठिनाई मूल्य 0 हो, जब कठिनाई मूल्य 30 हो। तो साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा 38 का आ जब कठिनाई मूल्य 50 हो। किस अवस्था में परीक्षण पद विभेदीकृत सर्वाधिक होगा? तो जब कठिनाई मूल्य 50 हो। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। आ सही उत्तर की पहचान करने, बा सही उत्तर की व्याख्या करने, सा सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने, दा सही उत्तर का निर्माण करना। साथ ही उसका सही जवाब हो जाएगा आ सही उत्तर की पहचान करने। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। आ ज्ञान की, बा भाषा की, सा संवेग की, दा उपयुक्त सभी। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा बा भाषा की। वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षणों में क्या अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है? तो भाषा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप लोगों को हो रहा है इसमें आप भाषा कैसे व्यक्त करोगे? यदि आपका डिस्क्रिप्टिव होगा तो निश्चित रूप से आप लिखते, तो उसमें आप अपनी भाषा के अपने विचारों की व्यक्त करते, लेकिन इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक आंसर फिक्स है, आप उसी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है,
जिस प्रणाली में प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर सही हो सकता है वह प्रणाली है वस्तुनिष्ठ, मौखिक, लिखित, उपयुक्त सभी। तो साथियों बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा आ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें हम लोग जो प्रश्न कर रहे हैं ये क्या है, वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें क्या है, एक ही उत्तर सही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परीक्षा किसके तहत आती है? आ गुणात्मक, बा परिमाणात्मक, सा दोनों। लिखित परीक्षा, ध्यान रखना प्रश्न क्या है, लिखित परीक्षा किसके तहत आती है? गुणात्मक, बा परिमाणात्मक, सा दोनों के तहत, दा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा, परिमाणात्मक। लिखित परीक्षा किसके तहत आती है? परिमाणात्मक। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के पक्ष होते हैं आ ज्ञान, बा बोध, सा अनुप्रयोग, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण क्षेत्र में कौन नहीं है? आ वाचन, बा लेखन, सा अंकगणित, दा निरीक्षण। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का सा, अंकगणित। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार किस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है? आ जी कारक, बा यस कारक, सा ए कारक, दा डब्ल्यू कारक। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का बा, यस कारक। स्पीयरमैन के अनुसार किस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है? तो यस कारक। या यूपी टेट सी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? आ जी कारक सिद्धांत, बा यस जी कारक सिद्धांत, सा यस कारक सिद्धांत, दा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का आ, जी कारक सिद्धांत। स्पीयरमैन के सिद्धांत को जी कारक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। आ गाल्टन, बा थॉर्नडाइक, सा गिल्डफोर्ड, दा स्पीयरमैन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का दा, स्पीयरमैन। त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? बुद्ध का, स्पीयरमैन महोदय ने। अगला प्रश्न है, बुद्ध के त्रितत्व सिद्धांत में कारक हैं? बुद्ध के त्रितत्व सिद्धांत में कारक हैं। आ जी कारक, बा यस कारक, सा समूह कारक, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का दा, उपयुक्त सभी। बुद्ध के त्रितत्व सिद्धांत कारक कौन है? जी कारक, यस कारक, समूह कारक, तीनों। अगला प्रश्न है, बुद्ध का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? आ स्पीयरमैन, बा थॉर्नडाइक, था थर्स्टन, दा गिल्डफोर्ड। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का सही जवाब है सा, थर्स्टन। बुद्ध का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब है सा, थर्स्टन महोदय ने। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, अगर स्पीड तेज लगे तो आप लोग स्लो कर सकते हो सेटिंग में जाकर, क्योंकि कुछ टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा से स्पीड बढ़ानी पड़ती है। समूह तत्व सिद्धांत में थर्स्टन के अनुसार समूहों की संख्या कितनी है? आ 6, बा 7, सा 8, दा 9। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा, 7। अगला प्रश्न है, बुद्ध के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आ स्पीयरमैन, बा थॉर्नडाइक, सा थर्स्टन, दा कैटल। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा 51 का बा। यूपी टेट के प्रश्न भी बीएड में पूछे जाते हैं, तो यदि आप लोगों को 2021 के जो दोनों पेपर हुए थे, रद्द हुआ था, और जो फिर दोबारा पेपर हुआ उसके वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप जाके वहाँ से वीडियो प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो आप लोग देख के जाइए, हो सकते हैं वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन उठा दे। तो अगला प्रश्न है, किसने बुद्ध को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है जिसमें कई योग्यताएं निहित होती हैं? आ थॉर्नडाइक, बा हॉर्न, था कैटल, दा थर्स्टन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, किसने बुद्ध की तुलना बालू के टीले से की तथा उन्होंने इसमें आकृति, आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि गुणों का समावेश किया? आ स्पीयरमैन, बा टर्मन, सा थॉर्नडाइक, दा थर्स्टन। साथियों इसका सही जवाब है सा, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है? आ एक तत्व सिद्धांत, बा द्वितत्व सिद्धांत, था सा बहुतत्व सिद्धांत, दा समूह तत्व सिद्धांत। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा
54 का सा। बहुतत्व सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बालू का सिद्धांत बुद्ध के किस सिद्धांत को कहा जाता है? आ एक कारक सिद्धांत, बा बहुकारक सिद्धांत, सा त्रितंत्र सिद्धांत, सा दा त्रिआयामी सिद्धांत। साथियों इसका सही जवाब है बा बहुकारक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बुद्ध का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? आ थर्स्टन, बा थर्नडाइक, द गिलफोर्ड, द साइमन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का सा गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन कारक नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पादन, प्रोत्साहन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का द प्रोत्साहन। ये गिलफोर्ड के त्रिसिद्धांत में कारक नहीं है। विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पादन त्रिआयामी सिद्धांत के कारक हैं। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के अनुसार प्रणाली बुद्ध के किस संप्रत्यय से संबंधित है? गिलफोर्ड के अनुसार प्रणाली बुद्ध के किस संप्रत्यय से संबंधित है? आ विषय वस्तु, बा संक्रिया, सा उत्पाद, दा मूल्यांकन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा उत्पाद। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के अनुसार कुल मिलाकर बुद्ध में कितने तत्व होते हैं? आ 6 × 4 × 4 बराबर 180, बा 4 × 6 × 8 बराबर 280, सा 6 × 5 × 6 बराबर 180, दा 5 × 5 × 10 बराबर 170। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का सा। 6 × 5 × 6 बराबर 180। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत को बुद्ध संरचना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है? त्रिआयामी सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, दा एक तत्व सिद्धांत। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा 60 का आ त्रिआयामी सिद्धांत। संज्ञान किस बुद्ध के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, बा समूह कारक सिद्धांत, सा त्रिविमीय सिद्धांत, दा तरल और मोज़ेक सिद्धांत। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा सा त्रिविमीय सिद्धांत। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के सिद्धांत को किन नामों से जाना जाता है? आ त्रिविमीय सिद्धांत, बा त्रिआयामी सिद्धांत, सा त्रिआयामी सिद्धांत, दा उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, त्रिआयामी सिद्धांत और त्रिआयामी सिद्धांत कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का दा उपयुक्त सभी। गिलफोर्ड के सिद्धांत को किन नामों से जाना जाता है? त्रिविमीय सिद्धांत भी कह सकते हो, त्रिआयामी सिद्धांत भी कह सकते हो, त्रिआयामी सिद्धांत भी कह सकते हो। अगला प्रश्न है, घनाकार कोष्ठ मॉडल के नाम से किस बुद्ध सिद्धांत को जाना जाता है? आ स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, बा थर्स्टन का समूह सिद्धांत तत्व सिद्धांत, सा गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने सिद्धांत में संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को कितने भागों में बांटा? 5, 6, 7, 8। इसका सही जवाब हो जाएगा आ 5। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड सिद्धांत में विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा गया? आ 5, बा 7, 6, 7, दा 8। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का आ 5। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के बुद्ध सिद्धांत में उत्पादन को कितने भागों में बांटा गया है? आ 5, बा 7, 7, दा 8। इसका सही जवाब हो जाएगा बा 6। अगला प्रश्न है, बुद्ध का त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया? आ थॉर्नडाइक, बा गिलफोर्ड, सा जॉन बी कैरोल, दा स्पीयरमैन। इसका सही जवाब हो जाएगा सा जॉन बी कैरोल। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार को मापने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाएगी? आ आंतरिक समरूपता विश्वसनीयता, बा दबी विभाजित विश्वसनीयता, सा समकक्ष समरूप विश्वसनीयता, दा अंतर्निर्धारित विश्वसनीयता। इसका सही जवाब हो जाएगा दा अंतर्निर्धारित विश्वसनीयता।
अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता उतनी ही। आ समान, बा कम, सा अधिकतम, दा बराबर। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा, उतनी ही अधिक होगी। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता भी उतनी ही अधिकतम होगी। प्लीज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे और लोगों को भी लाभ हो। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक व्यवहार के किसी अध्ययन में निम्न में से कौन सी विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। आ समतुल प्रतिरूप, बा अंतर्मूल निर्धारण, सा आंतरिक सुसंगति, दा स्थिरता। इसका सही जवाब हो जाएगा बा अंतर्मूल निर्धारक। अगला प्रश्न है, नेट 2010 में आ चुका है तो इसमें पूछा जा सकता है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। आ परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि, बा अर्थ विच्छेदन विधि, सा समानांतर प्रारूप विधि, दा तार्किक समरूपता विधि। इसका सही जवाब हो जाएगा आ परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण पुस्तिका में परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता व सत्मक सूचनाएं दी गई है। यह भाग है। आ ऋणात्मक सांख्यिकी, बा अनुमानित सांख्यिकी, सा अनुमानित व ऋणात्मक सांख्यिकी, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सा अनुमानित व ऋणात्मक सांख्यिकी दोनों। अगला प्रश्न है, अनुसंधान उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता के बीच संबंधों के प्रति निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सही है। आ एक विश्वसनीय परीक्षण सदैव वैध होता है, बा एक वैध परीक्षण सदैव विश्वसनीय होगा, सा एक वैध परीक्षण विश्वसनीय नहीं होगा, दा एक विश्वसनीय परीक्षण कभी भी वैध नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा बा एक वैध परीक्षण सदैव विश्वसनीय होगा। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि यह सहसंबंध गुणांक का वर्ग होता है, बा ऋणात्मक विश्वसनीयता निरर्थक होती है, सा परीक्षण का स्वयं से संबंध होता है, दा यह अलग पहलू नहीं मापता। इसका सही जवाब है सा यह परीक्षण का स्वयं से संबंध होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको विश्वसनीयता का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता है। आ परिशुद्धता, बा सूक्ष्मता, सा निर्भरता, दा प्रासंगिकता। इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का सा निर्भरता। अगला प्रश्न है, मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशिष्टताएं हैं। आ वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता, बा विश्वसनीयता एवं वैधता, सा विश्वसनीयता एवं उपयोगिता, दा व्यवहारिक एवं उपयोगिता। इसका सही जवाब हो जाएगा बा विश्वसनीयता एवं वैधता। मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशिष्टताएं कौन सी हैं? विश्वसनीयता एवं वैधता। अगला प्रश्न है, तार्किक समता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है। आप परीक्षण, पुनः परीक्षण, बार समानांतर फॉर्म, सा अर्ध विच्छेदन विधि, दा KR विधियां। इसका सही जवाब हो जाएगा बा समानांतर फॉर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या सही है। आ विश्वसनीयता पर्याप्त है, बा विधिमान्यता पर्याप्त है, सा विश्वसनीयता एवं विधिमान्यता आवश्यक नहीं है, दा विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा दा विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में विश्वसनीयता पद से तात्पर्य है। आ मापन की परिशुद्धता, बा मापन एकरूपता, सा प्रदत्त संकल्प एवं विश्लेषण की युक्ति में संगति, दा अनुसंधान की पुनरावृत्ति। इसका सही जवाब हो जाएगा सा प्रदत्त संकलन और विश्लेषण की युक्ति में संगति। अगला प्रश्न है, अनुसंधान अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जा सकती है। आ विशिष्टता को, बा प्रयोग को, सा वस्तुनिष्ठता को, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण की विशिष्ट परीक्षण
ब्लूप्रिंट के अनुसार परीक्षण की तैयारी से प्रायः निम्न में से बढ़ोतरी होती है। परीक्षण की विशिष्ट परीक्षण ब्लूप्रिंट के अनुसार परीक्षण की तैयारी से प्रायः निम्नलिखित में बढ़ोतरी होती है। आ विश्वसनीयता, बा विषय वस्तु की विधिमान्यता, सा विद्यमान विधिमान्यता, सा रचना विद्यमानता। साथ में इसका सही जवाब हो जाएगा बा विषय वस्तु की विधिमान्यता। अगला प्रश्न है, यदि कुछ प्राप्तांकों का मध्यमान 26 तथा माध्यांक 25 है तो उसका बहुलांक होगा। ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यदि कुछ प्राप्तांकों का मध्यमान 26 है और माध्यांक अर्थात माध्यिका 25 है तो उसका बहुलक होगा। तो बहुलक बराबर आप लोगों को पता होगा क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो आप लोग इसमें फार्मूला रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा इसमें। तो ये क्या बोल रहा है, मध्यमान कितना है 26 और माध्यांक कितना है 25। तो 3 × 25 माइनस 2 × 26 आप हल करिए। 3 × 25 75 हो जाएगा, माइनस 26 × 2 52 हो जाएगा। आप लोग और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का 23 अर्थात आ हो जाएगा। बहुत आसानी से सॉल्व किया गया है। अगर आप लोगों को देखना है कैसे तो पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से, ध्यान रखना टेलीग्राम से, वहाँ व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया गया है और व्हाट्सएप में सिर्फ मैं न्यूज़पेपर डालता हूँ, जॉब से संबंधित कोई सूचना रहती है तो उसे डालता हूँ। लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, क्योंकि पीडीएफ सिर्फ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ही सेंड करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप पे सिर्फ न्यूज़पेपर और जॉब से संबंधित कोई सूचना होती है तो उसे सेंड किया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, और न्यूज़पेपर चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सूचना कोई जॉब से संबंधित। विश्वसनीयता गुण है, विश्वसनीयता गुण होता है आ परीक्षण का, बा परीक्षण प्राप्तांकों का, सा परीक्षण परीक्षक का, दा इनमें से कोई नहीं। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा 83 का बा परीक्षण प्राप्तांकों का। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संवेदनशील सांख्यिकी है 2006-10 में आ चुका है। आ मध्यमान, बा माध्यांक, सा बहुलांक, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आ मध्यमान। सबसे अधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सा है, तो मध्यमान, इसे समांतर माध्य भी कहते हैं। माध्यांक अर्थात ये माध्यिका है, बहुलांक तो आपको पता ही होगा। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक संवेदनशील कौन सी है, तो मध्यमान। अगला प्रश्न है, जब एक प्रयोगात्मक शोध की उपलब्धि को लक्ष्य समष्टि के लिए सामान्यीकृत किया जाता है तो उसको कहते हैं आ आंतरिक वैधता, बा संपाती वैधता, सा बाह्य वैधता, दा भविष्य परक वैधता। ध्यान रखना यहाँ वैश्वा नहीं वैधता रहेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का सा वाय वैधता। अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता अपने शोध में प्रयुक्त सभी परीक्षणों का कारक विश्लेषण करता है। इसका अर्थ है कि वह यह जानना चाहता है आ विषयवस्तु वैधता, बा कसौटी संबंधित वैधता, सा संरचनात्मक वैधता, दा पूर्वानुमानात्मक वैधता। इसका सही जवाब हो जाएगा सा संरचनात्मक वैधता। एक शोधकर्ता अपने शोध में प्रयुक्त सभी परीक्षण का कारक विश्लेषण करता है, तो इसका अर्थ है कि यह जानना चाहता है संरचनात्मक वैधता। अगला प्रश्न है, किसी मापन यंत्र की वैधता तथा विश्वसनीयता के लिए निम्न में से कौन सा कारक सही है। आ विश्वसनीयता परीक्षण वैध भी होता है, बा वैधता विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है, सा वैधता तथा विश्वसनीयता में संबंध नहीं है, दा वैध परीक्षण विश्वसनीय आवश्यक होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दा वैध परीक्षण विश्वसनीयता आवश्यक होगा। अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को न्यूटन के गति के नियमों से संबंधित कुछ गूढ़ प्रश्नों पर प्रश्नों के उत्तर देने थे। बाद में प्राप्तांकों को कक्षा में दिए गए अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों में मिलाया गया जो उसी विषय वस्तु पर था। यहाँ किस प्रकार की वैधता का निरीक्षण किया गया। आ कॉन्ट्रैक्ट वैधता, बा विषय वस्तु वैधता, दा भविष्यवाचक वैधता, दा समयवर्ती वैधता। इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का आ कॉन्ट्रैक्ट वैधता।
अगला प्रश्न है 8, 10, 12, 6, 10 श्रेणी की माध्यिका है होगी। ध्यान रखना माध्यिका होगी। आ 8, बा 10, सा 12, दा 9.2। तो साथियों इसको ध्यान रखना, इसमें शब्द पहले आप ध्यान दीजिए। 8, 10, 12, 6, 10 इसमें 5 शब्द हैं अर्थात विषम है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, जब विषम होगा तो क्या होगा, जब विषम होगा तो माध्यिका बराबर क्या होता है, n + 1 अपान 2वां पद अपान 2वां। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का बा 10। कैसे होगा मैं भी देखता हूं, क्योंकि सॉल्व कर दिखा देता हूं एक बार। पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में आप व्यवस्थित कीजिए। मतलब आरोही सबसे छोटा 6, 8, 10, 10, 12, या फिर अवरोही सबसे पहले 12, 10, 10, 8, 6। उसके बाद फिर इसे फार्मूले से हल करेंगे। जब पदों की संख्या विषम हो तो मैंने आपको बताया था फार्मूला n + 1वां पद। तो अगर आप इसे कर देंगे, 5 पद है, 5 + 1 अपान 2 अर्थात 6/2 तीसरा पद, यहाँ तीसरा पद हो जाएगा। तो तीसरा पद अगर आरोही क्रम में आप व्यवस्थित किए तो क्या हो जाएगा 10। तो इसका सही आंसर हो जाता है 10। ध्यान रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बा अर्थात 10। तो बहुत आसानी से आप लोग फार्मूला याद रखना। और जब सम होता है तो क्या होता है उसका भी बता चुका हूँ पिछली कुछ वीडियो में, फिर से बता दे रहा हूँ। तो माध्यिका जब विषम हो तो उसमें क्या होता है, n अपान 2वां पद, n अपान 2वां पद प्लस जब सम होगा, ध्यान रखना जब सम होगा तो फार्मूला उसका होता है माध्यिका का n अपान 2वां पद प्लस n अपान 2 + 1वां पद पूरे का 2वां पद। अर्थात जो संख्या है, मान लीजिए अगर 10 है तो यहाँ 10/2 प्लस 10/2 + 1, तो अर्थात 5वां पद प्लस 6वां पद अपान 2वां पद 2। ये जो आएगा ये पद हो जाएगा। अगर ये सम रहेगा माध्यिका में तो, और विषम रहेगा तो n + 1 अपान 2वां पद उसका माध्यिका का आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्न श्रेणी का माध्य 10 हो। ध्यान रखना निम्न श्रेणी का माध्य अर्थात समांतर माध्य की बात कर रहा है, 10 हो तो x का मान होगा। ध्यान रखना इसमें 2, 8, x 12, 18 है। इसे कैसे हल करते हैं, तो इसे आप हल करोगे तो क्या होता है, समांतर माध्य के पदों का योग अपान संख्या। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 है। और इसे जोड़ डालेंगे ऊपर से, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 8, 10, 12, 10, 22, 18 कितना हो जाएगा 22, 18, 40, 40 प्लस x अपान 5। जबकि ये माध्य कितना दिया हुआ है 10। अब इसे हल कर डालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 है तो 50 हो जाएगा। 50, 40 माइनस 40 प्लस x। आप 40 को इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 40 हो जाएगा x बराबर, तो अगर सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ अर्थात 10 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप लोग सॉल्व करना सीखिए। सिंपल जो प्रश्न होता है समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, उसे आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं इसमें सॉल्व किया हूँ, पीडीएफ में आप लोग देख लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पढ़ा रहेगा। आप दोबारा भी सॉल्व कीजिएगा कुछ प्रश्नों को। वर्गमूल का प्रयोग किसमें होता है, आ समांतर माध्य, बा बहुलक, सा माध्यिका, दा गुणोत्तर माध्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का द, गुणोत्तर माध्य में वर्गमूल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है प्राथमिक समंक होते हैं, आ अशुद्ध, बा घिसे पिटे, सा मौलिक, दा अमौलिक। इसका सही जवाब हो जाएगा सा मौलिक। अगला प्रश्न है मूल्यों या वर्गों और उनकी आवृत्तियों के क्रमबद्ध विन्यास को कहते हैं, आ वर्गीकरण, बा आवृत्ति बंटन, सा सारणीयन, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बा आवृत्ति बंटन। अगला प्रश्न है जब इकाइयों का निश्चित माप संभव ना हो तो उन्हें वर्ग सीमाओं में प्रकट किया जाता है, आज सतत, बा व्यक्तिगत श्रेणी, सा खंडित श्रेणी, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा आ सतत श्रेणी। अगला प्रश्न है ग्राफी विधि से ज्ञात किया जा सकता है, आ केवल माध्यिका, बा माध्य माध्यिका तथा बहुलक, सा केवल बहुलक, दा माध्यिका एवं बहुलक। इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का दा माध्यिका एवं बहुलक। अगला प्रश्न है
सांख्यिकी का बहुवचन रूप में संबंध है आज सांख्यिकी विधियों से, बा संबंध से, दा माध्य से, दा आंकड़ों से। इसका सही जवाब हो जाएगा दा आंकड़ों से। सांख्यिकी का बहुवचन रूप, ध्यान रखना, संबंध किससे है? आंकड़ों से। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी की उचित व्याख्या है। आ सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, बा सांख्यिकी औसत का विज्ञान है, सा सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों के संकलन, संगठन, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण, निर्वचन से, दा आंकड़ों से संबंधित जो अनेक कारणों से प्रभावित है। इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का सा सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों के संकलन, संगठन, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण, निर्वचन से है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी के जन्मदाता कहे जाते हैं। आ फ्रायड, अभिनव वाल, बा बाउले, सा कौटिल्य, दा कार्ल पियर्सन। इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का आ फ्रायड, अभिनव वाल। अगला प्रश्न है, एक वचन रूप में सांख्यिकी का आशय है। आ आंकड़ों से, बा समंकों से, सा सांख्यिकी विधियों से, दा संकलन से। इसका सही जवाब हो जाएगा सा सांख्यिकी विधियों से। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, एक परीक्षण में 6 छात्रों का प्राप्तांक है 67, 65.5, 13.2, 15, 12, 18.3। तो इसका माध्य ज्ञात कीजिए, अर्थात समांतर माध्य की बात कर रहा है। मैंने पहले ही बताया, पदों का योग कर देते हैं अपान जितनी संख्या रहती है, 1 2 3 4 5 6 कर दो और इसको पूरा जोड़ डालो, तो जितना आंसर आएगा आप हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आ 28, बा 31.86, 83, सा 32, दा 32.12। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा 31.3। कैसे आता है मैं इसको सॉल्व किया हूँ, आप लोग पीडीएफ में देख सकते हैं। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग अपान आंकड़ों की संख्या, इसे हमने जोड़ा है, तो जोड़ अब 6 संख्या 6 से भाग दे दिया है, तो अगर आप जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 191/6, भाग देंगे तो 31.83 हो जाएगा। तो जो कल हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना आप लोग, अगर टेस्ट होगा अधिगम के लिए आकलन, इसी पेपर का असेसमेंट फॉर लर्निंग फुल प्रैक्टिस सेट 10 होगा। आप लोग मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, बुक जरूर पढ़िए और मेरा टेस्ट जरूर देते रहिए, क्योंकि टेस्ट में जो रख रहा हूँ यूपी टेट, सी टेट, बीटीसी, नेट, बीएड के प्रीवियस ईयर सभी प्रश्नों को रखा गया है। तो इसलिए अगर आप टेस्ट दीजिए, बुक पढ़िए। बुक 100% अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बता रहे हैं आपको बहुत अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इसलिए आप बुक को पढ़ते रहिए और टेस्ट जरूर दीजिए मेरा, क्योंकि मैं टेस्टों में हर चीज़ रखा हूँ। कितना आता है आपको पता भी चल जाएगा। 50 प्रश्न ही तो हर करने हैं 100 में, तो आप आसानी से करेंगे तो निश्चित रूप से आपके 50 में 50 प्रश्न सही हो सकते हैं। इसमें किसी के बहकावे में आप लोग न आएँ, बस बुक पढ़िए, मॉडल पेपर पढ़िए। अगर आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा नहीं है तो बुक आप लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे आप लोग नोट करते जाइए, आप दोहराइए, बार बार दोहराइए। या तो आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है। यदि आपको न्यूज़पेपर, न्यूज़ से संबंधित, जॉब से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो वहाँ पर आपको जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगी। प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि एरिया जो है आगरा यूनिवर्सिटी का सीमित है, अगर ज़्यादा लोग व्यू होगा, ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ाते रहेंगे। और आपके परिचित जो लोग बीएड कर रहे हैं उन्हें बता दीजिए, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन भी मतलब थ्योरी भी पढ़ा चुके हैं, 8 वीडियो थ्योरी पढ़ा चुके हैं, वहाँ प्लेलिस्ट में दिया गया है। और आगे आप लोग जैसे 10 तारीख की एग्जाम खत्म हो जाएगा तो थ्योरी हम पुनः पढ़ाएंगे बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। तो जो आपके दोस्त यार हैं उन्हें बताइए कि इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है बीएड को। यदि आप लोगों को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्रिय साथियों।